दो राज्यों में विधानसभा चुनाव के साथ ही 14 राज्यों में उपचुनाव की रणभेरी बज चुकी है। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। जहां महाराष्ट्र का पूरा चुनाव एक ही चरण में संपन्न होगा तो झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होंगे। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा तो वहीं झारखंड में 13 और 20 नवंबर को चुनाव होंगे। दोनों ही राज्यों के नतीजे एक साथ 23 नवंबर को आएंगे। अब राजनीतिक दलों की चुनावी तैयारी पहले से ही थी, लेकिन चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद अब रण भीषण होने वाला है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव के बाद अब 2 महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले चुनाव राजनीतिक दलों के लिए कई मायनों में खास माने जा रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि किसकी क्या तैयारी है और किसकी तैयारी किस पर भारी पड़ती है। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने आज दोनों राज्यों में वोटिंग की तारीखों की घोषणा की। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक ही चरण में, जबकि झारखंड में 2 चरण में चुनाव होंगे। इसके अलावा आयोग ने यूपी, एमपी समेत कई राज्यों में उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। यूपी में 9 सीटों पर, वायनाड में 1 लोकसभा सीट पर और उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर चुनाव होंगे। यूपी और वायनाड में 13 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि केदारनाथ में 20 नवंबर को। झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि हर चुनाव में भारत रिकॉर्ड बना रहा है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में भी हम नया इतिहास लिखने वाले हैं। झारखंड में इस बार 2.6 करोड़ वोटर वोट डालेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि ये दोनों चुनाव को लंबे समय तक लोग याद रखेंगे। आयोग ने कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव के दौरान कहीं हिंसा नहीं हुई। और मुझे याद है मैंने कहा था कि जमहूरियत के जश्न में आपकी शिरकत दुनिया देखेगी नापाक इरादों की शिकस्त की कहानी, और वो कहानी आपने सबने देखी। सो फ्रेंड्स, नाउ वी कम टू महाराष्ट्र एंड झारखंड, जहां पर अब उत्सव का समय है। लगभग 100% एनरोलमेंट इलेक्टोरल रोल में किया गया है और पूरी जो व्यवस्था है उसकी वीडियोग्राफी ऑफ कोर्स गोज विदाउट सेइंग विल बी डन सो दैट देयर इज ए फुल प्रूफ रिकॉर्ड फॉर महाराष्ट्र। दिस विल बी इन सिंगल फेज। 22nd October would be date of notification. Jharkhand would be in 2 phases. The date of poll, first phase would be on 13th November, and the second phase would be along with Maharashtra on 20th November. That all the voters of Jharkhand and Maharashtra कृपया बाहर आइए, कृपया वोट करिए। सबसे खास बात यह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने पेजर हैक जैसे मुद्दों की ईवीएम से की जाने वाली तुलनाओं पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा पेजर बैटरी से जुड़ा हुआ होता है, ईवीएम नहीं। सीईसी राजीव कुमार ने कहा कि कुछ लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि जब पेजर को उड़ाया जा सकता है तो ईवीएम हैक कैसे नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल पर हमारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन ये चिंतन की जरूरत है कि इसके नमूने का आकार क्या था, सर्वेक्षण कहाँ हुआ, उसके निष्कर्ष कैसे आए। अगर निष्कर्ष चुनाव नतीजों से मेल नहीं खाते तो किसकी जिम्मेदारी है। 6 महीने, लगभग 5-6 महीने फर्स्ट एफएलसी शुरू होती है ईवीएम की। मैं 2 बात बता रहा हूं, बस मोटी सी 2 बात, बाकी सब आपको मालूम है। वो टेम्पर नहीं हो सकती, उसमें कोई कनेक्शन नहीं हो सकता। अभी लोग पूछते हैं जब पेजर से उड़ा देते हैं तो ईवीएम को कैसे हैक नहीं कर सकते, ये भी पूछते हैं। जब कोई किसी कंट्री में पेजर से उड़ा दिया तो ईवीएम हैक हो जाएगी। अरे भाई, पेजर कनेक्टेड होता है, ईवीएम कनेक्टेड नहीं होती। एनीवे, 2 बात मोटी मैं आपको बताता हूं। जब मशीन में कमीशनिंग होती है उस दिन उसमें बैटरी डाली जाती है और सील करके उस बैटरी पे भी कैंडिडेट के एजेंट्स के दस्तखत होते हैं। छोड़िए, मशीन पे तो होंगे ही होंगे। पहले आया था, पहले और बहुत सारी चीजें आई थी। अब हम ये भी सोच रहे हैं कि इससे अगला क्या आएगा, हम नहीं समझ पा रहे इससे अगला क्या आएगा, बट लगता है अगला भी कुछ आएगा, रुकेगा नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी अगर मुझे याद आए तो कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। बात महाराष्ट्र में विधानसभा सीटों की करें तो यहाँ कुल 288 सीटें हैं, जबकि बहुमत के लिए 145 सीटें जरूरी है। महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास अघाड़ी गठबंधनों के बीच कांटे की टक्कर है, तो वहीं झारखंड में चुनाव 2 चरणों में संपन्न कराया जाएगा। यहाँ विधानसभा सीटों की संख्या 81 है। यहाँ किसी भी दल को 42 सीटों की जरूरत होगी। झारखंड विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी के बीच माना जा रहा है।
अब चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे और आरोप प्रत्यारोप हैं। अब आपने तारीख जाहिर कर दी है। अगर लोक लुभावने वादे सरकार के लोग कर रहे हैं, बहुत सारे दिवाली के गिफ्ट बांटे जा रहे हैं, बांटिए, जनता को सुविधा होनी चाहिए, लेकिन उसकी भी अपनी मर्यादा होती है। जब सबको पता चल गया कि आज आपकी प्रेस है, आज से आचार संहिता लग जाएगी, फिर भी सरकारें नहीं सुन रही हैं, तो सोचिए कि वो कितना आपको गंभीरता से ले रही है। मध्य प्रदेश के भी उपचुनाव घोषित हो गए हैं और महाराष्ट्र और झारखंड के भी। मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो इतिहास हरियाणा के अंदर बना, वही इतिहास महाराष्ट्र और झारखंड में भी दोहराएगा। लगातार सीएम की और सरकार की घोषणा है, जब 30 साल से यह विकास 25 साल बीजेपी का राज रहा और नहीं हुई, तो बीजेपी की जनता को पता है धोखा है। ऐसा कलेक्टर इसलिए लाए हैं कि यह दलितों की और आदिवासियों की आवाज को दबाया जाए। मैं कलेक्टर साहब से कहना चाहता हूं, कितनी चाकरी करो, गड़बड़ करोगे तो हैसियत आपकी हम बताएंगे। आप देखिए, अभी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने आपसे वार्ता की है। निश्चित तौर से हम सब लोग बात कर रहे हैं, मिलकर लड़ेंगे और 10 की 10 जीतेंगे। देखिए, ऐसा है, बीजेपी में केवल लोगों को लालच देकर लाया जाता है और कहीं थाली परोस देते हैं 56 भोग और खाने नहीं देते, केवल दिखाते रहते हैं दूर से। तो भारतीय जनता पार्टी का समय पूरा हो चुका। बता दें कि उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर और पश्चिम बंगाल की बशीरहाट लोकसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान अभी नहीं किया गया है। चुनाव आयोग ने कहा कि मिल्कीपुर की सीट पर हाईकोर्ट में इलेक्शन पिटीशन डाले जाने की वजह से उपचुनाव फिलहाल नहीं करवाए जा रहे हैं। आयोग ने कहा कि 2022 में आए चुनाव नतीजों को लेकर ये पिटीशन डाली गई थी। दरअसल मिल्कीपुर विधानसभा सीट विधायक अवधेश प्रसाद द्वारा लोकसभा चुनाव जीतने के बाद खाली हुई थी। ये सीट उत्तर प्रदेश की सियासत में काफी चर्चित है और सभी की दिलचस्पी इस बात में थी कि यहाँ उपचुनाव कब होंगे। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। चलिए, तो इलेक्शन कमीशन का ऐलान हो गया और चुनावी घमासान अब देखने को मिलेगा। तैयारियां तो पहले ही थी इस घमासान की, लेकिन अब लगता है और ज्यादा तेज हो जाएंगी, क्योंकि जब तारीख आ जाती है तो उसके बाद एक लक्ष्य लेके चलते हैं कि इस दिन वोटिंग होनी है। इससे पहले क्या क्या करना है, क्या बातें हैं, क्या मुद्दे हैं, कैसे जाना है। यदि कोई ऐसी बात आ रही है या कोई मुद्दा है जिसको कोई विपक्ष लेके उसको लेके चल रहा है, तो उस चीज को कैसे आपको साइड करना है, कैसे अपना क्लैरिफिकेशन देना है। तो बहुत सारी बातें हैं। मुझे लगता है यहां से ये थोड़ी सी एक जोर पकड़ेंगी कहीं ना कहीं। और भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव हो, महाराष्ट्र हो, मुझे लगता है ये सभी के लिए, शिवसेना हो, बहुत महत्वपूर्ण समय इन तारीखों के ऐलान के बाद हो गया है। अब देखिए, कुछ एक दो सीट ऐसी भी है, जैसे मिल्कीपुर का जिक्र हुआ, जहां सबकी नजरें थी। फिलहाल उस पर कोई उपचुनाव नहीं होना है, क्योंकि मामला कोर्ट तक है। तो जब तक चीजें क्लियर आउट नहीं होती, वहां पर इलेक्शन अभी नहीं होना। लेकिन बाकी चीजों के लिए ऐसे टोटल देखा जाए तो 15 राज्य हैं, 417 सीट से जहां पर वोटिंग होनी है, जिसमें से कई स्टेट ऐसे हैं जहां उपचुनाव है। उत्तर प्रदेश में ही 10 सीटों को आप ले लीजिए, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड को यदि हम देखें तो यहां पे पूरी सीटों पर विधानसभा चुनाव है। और कहीं ना कहीं ये दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए भी, और यहां की जो पृष्ठभूमि है, यहां की जो मुख्य रूप से पार्टियां हैं, उनके लिए साख का सवाल भी है। सीधे चर्चा पर चलते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अजय पाठक हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे भरत सिंह। भरत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शिवसेना यूबीटी से पक्ष रखेंगे अनीश गाढ़वे। अनीश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जेएमएम का पक्ष रखेंगे सरोज सिंह। सरोज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक है डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित। इंदुकांत दीक्षित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अजय जी आपसे ही करती हूं, और इसलिए भी क्योंकि झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव हो, 10 सीटों के, सब महत्वपूर्ण है। ओवरऑल देखा जाए तो मुख्य रूप से 2 राज्य और उपचुनाव उत्तर प्रदेश का बड़ा महत्वपूर्ण होगा। आपसे चर्चा की शुरुआत इसलिए भी कर रही हूं कि तीनों जगहों को यदि मैं पहले लेकर चलूं तो सब जगह महत्वपूर्ण है आप, और आपके बिना कुछ होना भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो तैयारियां हैं, झारखंड में चले जाइए,
चुनौती है, बिल्कुल है, उसको नकारा नहीं जा सकता। महाराष्ट्र में भी देखिए 5 साल में बहुत सारी चीजें इधर उधर हुई हैं, ये आपको भी पता है। और लोकसभा के जो नतीजे आए थे उसमें जो नंबर ऑफ सीट्स आई हैं वो भी थोड़ा एक चिंता का विषय बनती हैं। तो महाराष्ट्र हो गया, झारखंड हो गया। अब आप सीधे यदि उपचुनाव में चले जाइए तो यहां पे भी यदि हम लोकसभा से कंपेयर करके देखें, और जो उपचुनाव मैं जानती हूं विधानसभा और लोकसभा के जो कहते हैं ना कि इलेक्शन होते अलग अलग पृष्ठभूमि होती है, चीजें होती है, पर अब ऐसा दिखता नहीं है। प्रभाव कहीं ना कहीं मुद्दों का बराबर से पड़ता है। तो तीनों जगह एक चुनौती जैसा है, कैसे नैया पार लगेगी, क्या तैयारियां? राशि जी, आपको और हमारे सभी को पैनलिस्टों को और आपके व्यूअर्स को मेरा सादर नमस्कार है। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में सभी लोग, सभी मतदाता जो अपने मत का प्रयोग करके अपने मत की नई सरकार को चुन लेंगे, वो चाहे किसी की भी सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की या किसी की भी सरकार, जिसको इच्छा करेगी उसको वो अपना मत देंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और वो सरकार अपने मत की सरकार को चुनेगी। हर आदमी चुनाव में इसलिए जाता है कि हम चुनाव लड़ने के लिए जीतते हैं, छोटी पार्टी हो, बड़ी पार्टी हो या कोई भी हो, चुनाव जीतने के लिए पार्टियां एक तैयारी करती हैं और उसी तैयारी से जाती है। वो सब कुछ मतदाता के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसको जिता के देती है। जो ट्रेंड हरियाणा चुनाव का, मुझे लगता है कि उसने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक पॉजिटिव ट्रेंड खड़ा किया है। ये लोग जो 99 सीटों का घमंड लेकर के पूरे देश में घूम रहे थे, इस देश की जनता ने विपक्ष को जो इतना बड़ा जनादेश दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, उसके बाद जो 99 का इनको खुमार चढ़ा हुआ था एक तरह से, इस 99 सीटें पा करके पूरे देश में हम वो कर सकते हैं जो सरकार नहीं कर सकती, जो कोई नहीं कर सकता वो हम करके दिखाएंगे और पूरे देश को हम अपनी इच्छानुसार चलाएंगे, हम जो चाहेंगे वही होगा। तो उस खुमार को, वो जो निगेटिव राज पॉलिटिक्स का इनका एक तरीका था, उसको हरियाणा ने चकनाचूर कर दिया, समाप्त कर दिया। इनके पूरे नैरेटिव को, जिस भी तरह के नैरेटिव चला रहे थे उसको चूर किया और उस घमंड को चूर होने के बाद सबसे पहले इनके जो गठबंधन के लोग थे वही इनके ऊपर हावी हुए। उन्होंने बताया कि जो प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि कांग्रेस परजीवी पार्टी है, तो प्रधानमंत्री जी की बातों को इनके गठबंधन ने प्रूव करके बताया उस चुनाव के बाद, हरियाणा चुनाव के बाद, कि कांग्रेस परजीवी पार्टी है। जब तक ये दूसरों से गठबंधन न कर ले, जब तक उनके साथ वो सभी लोग न मिल जाए, तब तक कांग्रेस के बस का कुछ है नहीं। कांग्रेस पूरे देश में एक तरह से समाप्ति की तरफ है। कांग्रेस जहां भारतीय जनता पार्टी से 224 सीटों पे सीधे, चाहती नहीं हूँ इंटरप्ट करना, लेकिन यदि वो किसी के बिना कुछ नहीं कर सकते तो आप भी तो लोकसभा में अकेले कौन सा बड़ा तीर मारा भारतीय जनता पार्टी ने? आपकी भी तो गठबंधन की सरकार। उसी पे मैं जानता था सवाल उठेगा, उसी पे मैं आ रहा हूँ। 224 जगह भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की डायरेक्ट फाइटिंग रही। कितनी जगह राखी जी? 224 जगह। कांग्रेस ने 17 सीटें जीती वहां पे और भारतीय जनता पार्टी ने 180 सीटें जीती। ये फर्क है, ये मूल फर्क है। इस फर्क को आप समझिए, यही मूल फर्क है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में जब तीसरी बार ये ऐतिहासिक मैंडेट मिला भारतीय जनता पार्टी को, 2009 में जो हमारे पास 9% वोट होते थे, वो 2024 के अंदर हम 39% से ज्यादा वोट लेकर के आएंगे। 2009 से और 2000 हम चौथी भी पार्टी के लायक नहीं थे हरियाणा के अंदर, लेकिन 2009 से और 2024 के बीच में हम सबसे बड़ी पार्टी बन के दिखाए, सबसे बढ़िया मैंडेट लेकर के आए। और हरियाणा के इतिहास में तीसरी बार हमारी सत्ता बनी है। न कांग्रेस की कभी बन पाई, न अदर पार्टियों की बन पाई। उस हरियाणा की सरकार ने, ये हरियाणा की जनता ने हमारी सरकार पे विश्वास जताया। उसी प्रकार 2014, 2019, अब 2024 महाराष्ट्र की जनता भी हमारे ऊपर वही विश्वास जताएगी
क्योंकि 2024 में भी हमको, 2019 में भी हमको पूरा मैंडेट दिया था। हमारे पास 105 सीटें थी और जो सामने वाली पार्टी है ये अपना शिवसेना, उसको 56 सीटें दिया था। लेकिन उद्धव साहब ने, जो भारतीय जनता पार्टी के पीठ में खंजर होगा, उसका अभी बदला लेने का महाराष्ट्र में समय आ गया। और महाराष्ट्र की जनता इस ताक में बैठी हुई है कि बहुत बुरी तरह से उनसे बदला लेगी। और लोकसभा की जहां तक बात रही, देखो एक चीज मानने के में मुझे बिल्कुल भी गुरेज नहीं है, कांग्रेस महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के बाद सबसे बड़ी पार्टी, सबसे ज्यादा विधायक हमारे पास हैं। उसके बाद 44 विधायक, भारतीय जनता पार्टी के पास 105 विधायक हैं और कांग्रेस के पास 44 विधायक हैं। सबसे ज्यादा एमपी भी कांग्रेस जीत करके आएगी, 13 एमपी जीत करके आई। लेकिन उसमें एक बड़ा ट्विस्ट है। उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है, उद्धव ठाकरे की पार्टी इस लोकसभा चुनाव के पहले नंबर 1 थी। वो जो चाहते थे वो हो जाता था अपने गठबंधन में, महाविकास आघाड़ी में। लेकिन 2024 के लोकसभा के चुनाव ने ये मैंडेट दे दिया कांग्रेस को कि कांग्रेस अपर हैंड है, जो कांग्रेस चाहेगी वही होगा इस महाराष्ट्र के अंदर, उस यूपी के अंदर, महाविकास आघाड़ी के। तो कांग्रेस से समझ ली कि इनका वोट बैंक जो था, जो बाला साहब का वोट बैंक था 2019 तक, वो वोट बैंक ट्रांसफर कांग्रेस की तरफ नहीं हुआ, ना ही शरद पवार की तरफ गया। वो वोट बैंक कहां गया? तो पूरा का पूरा वोट बैंक शिंदे के पास गया और शिंदे 6 सीटें जीत करके ले आए शिंदे साहब। देखिए अजय जी, ये जो 9 सीटें जीते हैं ये कांग्रेस के समर्थन से जीते हैं। इसीलिए दिल्ली दरबार में जाकर के हाजिरी 4 बार लगाने के बाद भी इनको मुख्यमंत्री का फेस नहीं बनाया गया, न बनाएगी महाविकास आघाड़ी। तो एक तो ये बात रही। बाकी झारखंड की जहां तक बात रही, अजय जी चलिए मैं आऊंगी दूसरे राउंड में। एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। महाराष्ट्र में ये जो लड़ाई हुई थी ना कि असली शिवसेना कौन, वैसी लड़ाई हो गई थी असली एनसीपी कौन। तो ये जो डिस्प्यूट नहीं आते ना तो इतना कुछ मिलता भी नहीं। ये काफी जो चीजें आई और ये जो पूरा एक झमेला देखने को मिला ना, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ महाराष्ट्र की सियासत ऐसी है, कब किसको कहां बिठा देगी और उठा देगी ना पता भी नहीं चलता कब कौन क्या कर देगा। तो यहाँ की राजनीति बिल्कुल अलग है और यहाँ के दिग्गज और बिल्कुल महान है। तो ये जनता का निर्णय जरूर होगा, लेकिन जब खेला करते हैं तो बहुत अच्छे से करते हैं, गुंजाइश नहीं छोड़ते। खैर वापस आऊंगी आपके पास। भरत जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी। अनीश जी इसके बाद आ रही हूँ। भरत जी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है। आप सभी जितने लोग मेरे साथ इस पैनल में हैं, राजनीतिक विश्लेषक और हमारे चैनल हेड को छोड़ के, क्योंकि वो राजनीतिक दल नहीं है तो वो कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। वो मुझे लगता है आप लोग जो हैं, क्योंकि आप लोगों की पार्टी है जिसको इस पूरे मतदान में जाना है, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है। आपके जो चेहरे होंगे, बड़े लोग होंगे, वो लगातार इसके लिए मेहनत करेंगे, तो बड़ा महत्वपूर्ण आप सबके लिए है। मुद्दे क्या हो सकते हैं, कैसे जाना है, क्या चीजें हैं? भरत जी, कांग्रेस के लिए भी बड़ी चुनौती है। क्यों चुनौती है? आप झारखंड को देख लीजिए, आप महाराष्ट्र में आ जाइए, अच्छे रिजल्ट आए लोकसभा में। मैं कंपेयर करके इसलिए चल रही हूं क्योंकि अभी के 2 राज्यों के रिजल्ट को आप उठा के देख लीजिए, अभी भी एक तरफा कुछ नहीं है। दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी नहीं आई। एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस आई है तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है। लोकसभा में भी आप देख लीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है जो मिले जुले नतीजे आ रहे हैं ना, ये बाकी के रास्ते भी ऐसे ही मिलते जुलते आएंगे। एक तरफा मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा होगा। तो कांग्रेस के लिए भी ये किसी चुनौती से कम नहीं है। तो हम कहा कह रहे हैं कि एक तरफा चुनाव है? अरे भाई, हमारे 3 साथी हैं। उद्धव जी हमारे साथ है, शरद पवार जी हमारे साथ है, कांग्रेस हम तो साथ में ही, हम तो तीनों साथ में है। कहीं से हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई इनको देख के हमको उल्टी आती है या इनके बगल में बैठना जो है हमें नागवार गुजरता है। ये हम नहीं कहेंगे, जरा भी नहीं। हम आपस में एकदम मिलजुल के और भाई जैसे रहते हैं हम लोग। मगर इनके यहाँ पे देख लीजिए क्या होता है। पाठक जी ने कहा कि महाराष्ट्र के चुनाव पे उन्होंने चर्चा किया कि सब कुछ ठीक है और हमारे यहाँ पे तो क्या है, उद्धव जी मुख्यमंत्री के लिए तंज कस रहे हैं। तंज क्यों कसते हैं पाठक जी? सबसे बड़ी पार्टी आप ही है महाराष्ट्र में। हम कहा कहें कि हम पार्टी बड़ी है। 105 सीट है, आपको भूल गए क्या आप? 105 सीट है कि नहीं आपकी महाराष्ट्र में? अरे क्या हालत कर दिया है देवेंद्र फडणवीस जी का।
2.5 साल से बेचारे भटक रहे हैं, दिल्ली से लेके गली तक, गली से लेके दिल्ली तक। बना दो ना मुख्यमंत्री, बना दो ना मुख्यमंत्री। ना अमित शाह सुन रहे हैं और ना मोदी जी सुन रहे हैं। अब किसको बनाया आपने? वो जो 40-42 वाली सीट है ना, शिंदे जी को मुख्यमंत्री बना दिया। बड़ी शर्म की बात है आपके लिए, बड़ी शर्म की बात है, बता रहा हूं। 105 सीट होके और आप जो है बाहर बैठे हैं। वो 12वां प्लेयर होता है ना मैच में, 12वां प्लेयर क्रिकेट में, वो हालत हो गई है देवेंद्र फडणवीस की, पानी पिलाने वाली। कि जाते हैं तो देवेंद्र फडणवीस को पानी किसको पिलाएंगे? शिंदे को पानी पिलाएंगे, कभी अजित पवार को पानी पिलाएंगे। अब इतना पानी पिलाने लगे एक दूसरे को कि बोलते नहीं, इनको देख के उल्टी आती है, इनको देख के घिन लगता है। तो ये है महाराष्ट्र के आपकी पार्टी की हालत। देखिए, आपने कहा कि कैसे चुनाव जीतेंगे, क्या मुद्दे हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं। क्या कर रहे हैं ये लोग बताइए? 2.5 साल में 14 लोगों के ऊपर फायरिंग हो चुकी है। 14 लोगों के ऊपर जो है फायरिंग हो चुकी है। ये 90 के दशक में होता था। 90 के दशक में फोन आया करता था, 2 करोड़ पहुंचा दो नहीं तो गोली मार देंगे, 1 करोड़ दे दो तो गोली मार देंगे। अब वही पोजीशन जो है, ये जब से तीनों पार्टी की सरकार बनी है, 2 साल में आप समझ रही हैं, मुंबई जैसे शहर, महाराष्ट्र जैसे शहर, जहां पे कहते हैं पुलिस बहुत चुस्त और दुरुस्त है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। पाठक जी, परिंदा तो पर क्या, घर में घुस गया है आपके, और घर में घुस के गोली मार रहा है। किसको मार रहा है पता है आपको? एक मंत्री, जो पूर्व मंत्री है, जिसको वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई हो, 11 पुलिस वाले रहते हैं, 2 कमांडो रहते हैं, उसके बाद में अगर मार देता है ना कोई आके, तो मुझे लगता है आपको शर्म आनी चाहिए कि कैसे ये हो रहा है इस महाराष्ट्र में। इस महाराष्ट्र को आप कहां लेके पहुंचा दिए, कहां दे दिए? गुजरात मत पहुंचाइए। गुजरात में वो साबरमती में बैठाए हैं ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पूरे कॉन्फिडेंस में है कि सरकार आप लोग मिलकर बना लेंगे। मैं आपको, राखी जी, मैं आपको बता रहा हूं, सरकार, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरह से इन्होंने खेला किसके साथ? उद्धव जी के साथ। एक पार्टी की 2 पार्टी बनाई, पीठ में खंजर घोपाए, पीठ में उद्धव जी के। उसके बाद शरद पवार जी को भी नहीं छोड़ा, जो जिसको देश के प्रधानमंत्री आते हैं, नतमस्तक होते हैं, नमस्कार करते हैं, उनको भी नहीं छोड़ा। उनके घर में दो फाड़ कर दिया। वो 2 फाड़ तो ठीक है, घर के परिवार में भाभी और ननद भौजाई को आपस में लड़वा दिया। उसके बाद अजित पवार को आके ये कहना पड़ता है, गलती हो गई, सुखी साली माजा, मतलब गलती हो गई मुझसे, ये नहीं करना चाहिए था मुझे मोदी के चक्कर में, ये नहीं करना चाहिए था मुझे फडणवीस के चक्कर में, लेकिन गलती हुई। आज वो गलती माने अजित पवार कि मुझसे गलती हुई। तो ये चीज महाराष्ट्र की जनता बहुत अच्छी तरह से देख रही है। और रही बात भ्रष्टाचार की, करोड़ों के भ्रष्टाचार और जो महंगाई, भ्रष्टाचार, आप देखिए ना, महाराष्ट्र 2 लाख करोड़ आज कर्जे में आ गया है। और ये बोल रहे हैं कि मैं लाड़की बहन योजना की में दे रहा हूं पैसा, यहां दे रहा हूं पैसा, टोल माफी कर दिया। यहाँ महाराष्ट्र की जनता बेवकूफ नहीं है पाठक जी। महाराष्ट्र की जनता ये देख रही है कि ये 1 महीने 2 महीने का खेला है, उसके बाद में तो बहुत झमेला है। क्योंकि ये 2.5 साल से जो ये खेला खेले, उस खेले के अंदर जो झमेले में महाराष्ट्र की और मुंबई की जनता फंसी है, इसका जवाब देने के लिए राखी जी देखिए पूरी बैठे हैं, तैयारी के साथ बैठे हैं। और हम फिर कह रहे हैं कि हम एकजुट होके एक साथ में तीनों पार्टी बड़े मजबूती के साथ लड़ेंगे और इनको महाराष्ट्र से हद पार करेंगे। ठीक है, चलिए भरत जी, हालांकि मैंने जो सवाल आपसे किया था चुनौती वाला, वो मैंने सभी जगह के जो इलेक्शन हो रहे हैं जिसमें उपचुनाव भी है, उन तमाम चीजों को लेके किया था, पर आप पूरा फोकस जो है महाराष्ट्र पर ले गए। खैर कोई बात नहीं, आपकी बात तो आई कम से कम। और सब जगह के लिए देखिए, क्योंकि गठबंधन का हिस्सा है, यदि लोकसभा में, तो फिर कहीं के भी इलेक्शन हो, कहीं के भी उपचुनाव हो, जो जिसकी नंबर ऑफ सीट्स लेकर आएगा वो सब आटा बाटी करके आप लोग बाद में साथ में हो ही जाते हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। अनीश जी कुछ कहना चाह रहे थे, पहले आप अपनी बात रखिए। मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को ध्यान से सुना। मुझे उनके सवालों का जवाब भी देना है और साथ में यह भी बताना है कि महाराष्ट्र एक अलग राज्य है, एक अलग किस्म का राज्य है, जो स्वाभिमान और अपनी संस्कृति, इनको सबसे पहले महत्व देता है। स्वाभिमान बोले तो मराठी अस्मिता। अभी आज क्या हुआ है महाराष्ट्र में, देखो, आपने अगर गौर किया होगा तो देश का जो रिजल्ट आया लोकसभा में, उसमें उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ने सबसे अलग रिजल्ट दिया है। उत्तर प्रदेश में इनको एक्सपेक्टेड भी नहीं था इतनी कम सीटें आएगी, जितनी कम सीटें समाजवादी पक्ष, जो वहां का एक स्थानिक पक्ष है, और महाराष्ट्र में भी वही हुआ।
महाराष्ट्र में ये कहा थे जो खंजीर भोंकने की बात करते हैं या फिर उद्धव साहब की पार्टी बड़ी पार्टी हुआ करती थी, इनकी महाविकास आघाड़ी में आज कहां पे है? पहले सबसे पहले इनको अपने गिरेबान में झांक के देखना होगा। जो 23 पे थे खुद अपनी पार्टी, जो भारतीय जनता पक्ष के एमपी 23 पे थे, जो आज खुद 9 पे रो रो कर आ रहे हैं। ये नहीं देखेंगे, क्या बोलते हैं उसे, वो एक मुहावरा है, गिरे तो भी टांग ऊपर, ये पूरे के पूरे ऊपर पहुंच गए हैं। दूसरी चीज आप ध्यान रखिए, महाराष्ट्र में इनका सो कॉल्ड एनडीए जो भी इनका था वो 42 पे था, आज ये 42 से 15 पे आ गए हैं। मतलब महाराष्ट्र की जनता ने इनको सिर्फ लताड़ा नहीं है, इनको लात मार के बाहर कर दिया है। ये सबसे पहली बात। महाराष्ट्र में जो कुछ राजनीति हुई पिछले 2.5 साल में, वो महाराष्ट्र की जनता ने बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं की है। 2 मराठी पक्ष फोड़ दिए गए, एक है शिवसेना, दूसरी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। सबसे पहली बात, अत्याचार हुआ यहां पे राज्यपाल जी की तरफ से। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। आज दोनों पार्टियों के नाम और सिंबल उनके पास नहीं है, फिर भी इनको डर किस बात का है? इनके पास तो ओरिजिनल शिवसेना है, इनके पास ओरिजिनल राष्ट्रवादी कांग्रेस घड़ी के चिन्ह के साथ है। इन्होंने तो कांग्रेस के लीडर्स को भी नहीं छोड़ा, मिलिंद देवरा को ले लीजिए आप, अशोक चौहान को ले लीजिए, इनके साथ मनसे है। फिर ये डर किससे रहे हैं? आज भी इनको डर है, खौफ है, क्योंकि जो 15 पे लाके रख दिया है। आज मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं, जब महाविकास आघाड़ी का आंकड़ा विधानसभा के निहाय निकाला गया तो महाराष्ट्र में 180 प्लस जगहों पे महाविकास आघाड़ी फर्स्ट रैंक पे है। मतलब आज भी महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए तो कम से कम 180 जगहों पे महाराष्ट्र में एमएलए महाविकास आघाड़ी के आएंगे। अब ये बात करते हैं कौन सीएम होगा, कौन मुख्यमंत्री पद का चेहरा होगा। मुख्यमंत्री का पद का चेहरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि देश को बेचने वाले इस भारतीय जनता पार्टी उनकी जो छोटी छोटी टीमें हैं, जो उन्होंने ABC टीम साथ में लेके चल रहे हैं, जिनको उन्होंने पार्टियों का नाम दे दिया है, जबकि वो तय हो चुका है। महाराष्ट्र की जनता ने बता दिया है कि कौन असली शिवसेना है, कौन राष्ट्रवादी है। इनको राजनीति से बाहर करना, इनको महाराष्ट्र की जो बेबुनियाद तरीकों से आए हुए इनको बाहर करना, ये सबसे बड़ा हमारा काम है और वो हम वही करने जा रहे हैं। सुनिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज ये है कि महाराष्ट्र में कायदा सुव्यवस्था, जिसको लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं, वो सबसे वर्स्ट सिचुएशन में अभी है। कल परसों की आपने देखी रहेगी, बदलापुर का सिचुएशन आपने देखा रहेगा। महाराष्ट्र में हर दिन कम से कम 5 से 6 जगह पे महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। महाराष्ट्र में पुलिस स्टेशन में फायरिंग की जाती है और एमएलएस की तरफ से, भारतीय जनता पक्ष के एमएलएस की तरफ से। महाराष्ट्र में पुलिस को धमकाया जाता है इनके एमएलए नितेश राणे की तरफ से कि आपको गढ़चिरौली भेज देंगे, जहां पे नक्सलियों के साथ रहना पड़ेगा, बीवी तक को भी फोन नहीं कर सकते। और उनको अगर ऐसी उंगली दिखाई तो वो बोलते हैं हमारा बाप सागर बंगले पे बैठा है, इसका मतलब डिप्टी सीएम जो है वो हमारी रक्षा करेंगे, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस तरह से महाराष्ट्र की सिचुएशन है। महाराष्ट्र में मैं आपको सबसे पहले बताता हूं, इस वक्त चेंज होने वाला है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पक्ष को जहां पे 23 से 9 पे लाके रख दिया है, वहां से 105 से हम इनको 55 से भी नीचे लाके रख देंगे। और आज इनकी सिचुएशन वैसी है। बात की इनके शिंदे के 6 सीटों की बात इन्होंने की। शिंदे के साथ 13 एमपी जा चुके थे। 13 एमपी में से शिंदे सिर्फ 6 एमपी को चुन के ला सके, क्या ये कोई अवार्ड देने वाली बात है? शिवसेना के पास 5 एमपी थे, जिसके 10 एमपी हो चुके। कौन है असली पार्टी, आप मुझे बताइए। फिर ये आएंगे हिंदुत्व के ऊपर। बाला साहब का हिंदुत्व एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर था। मुंह में राम और हाथ को काम, हृदय में राम और हाथ को काम, ये बाला साहब का हिंदुत्व था। बाला साहब ने कभी ये नहीं कहा। ये सारी बातें मुझे लग रहा है जब प्रचार प्रसार में जाएंगे ना, वहां पर काम आएंगे। इनके बोलने के लिए कुछ नहीं रहेगा, तो हिंदुत्व के लिए हमने शिवसेना वहां पे काम आएंगी। यहाँ तो हम स्ट्रैटेजी की बात करें, ठीक है, यहाँ हम स्ट्रैटेजी की बात करें, ये सारी बातें प्रचार प्रसार में काम आएंगी। किसने क्या किया है, कितना अत्याचार है, कितनी कानून व्यवस्था बिगड़ी है महाराष्ट्र में, वो सब बातें हम देख रहे हैं। वो तो जब आप जनता के बीच जाएंगे, जनता भी देख रही है। मुझे लगता है बहुत बेहतरी आप वहां बताएंगे तो शायद ज्यादा ही उसका इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो जो बटन दबेगा ना, फिर वो किसके तरफ जा रहा है ये देखने वाली बात होगी जब नतीजे आएंगे। ठीक है, अभी स्ट्रैटेजी क्या है, मूल मुद्दे क्या है, कौन आ सकता है, कौन जा सकता है, और जाएगा तो क्यों जाएगा, और आएगा तो क्यों आएगा, हम इस पर बात कर रहे हैं। ठीक है, वापस आऊंगी। सरोज जी, मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है।
जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है। हाँ ठीक है सरोज जी, अभी मैं सुन पा रही हूँ आपको। सरोज जी, बहुत एक छोटा सा सवाल है झारखंड की, जहां तक मैं बात करूं, क्योंकि आप जेएमएम का पक्ष भी रख रहे हैं। यहाँ तो वाम दल है, कांग्रेस है, जेएमएम है, हेमंत सोरेन आप में बड़ा नाम है, लेकिन एक झटका जो आपको चंपई सोरेन का लगा, जो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, और यहां से मैं आपको सीधे सीधे बताऊं 32 सीटों पर फोकस करना पड़ेगा, परगना और कोल्हान प्रमंडल की 32 सीटों पर। यह किसी चुनौती से कम अब नहीं होगा, क्योंकि कोल्हान टाइगर कहलाते हैं चंपई सोरेन, और उनके जाने से जाहिर तौर पर नंबर ऑफ सीट्स में फेरबदल हो सकता है, और क्या हो जाए कुछ पता नहीं। तो क्या तैयारियां हैं और किस तरीके से एक उनके जाने के बाद जो स्ट्रेटेजी हुई है, जो नेतृत्व अब है, और उस चीजों को लेकर कैसे बढ़ रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं और कितनी चुनौती भी मानते हैं? जी, ये तो कोई चुनौती जैसा अवसर ही पैदा नहीं हुआ है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी अपने सीट सरायकेला से चुनाव हार जाएंगे। इसके पूर्व भी झारखंड मुक्ति मोर्चा से सूरज मंडल जैसा कदावर नेता, स्टीफन मरांडी जैसा कदावर नेता, साइमन मरांडी जैसा कदावर नेता पार्टी छोड़ के गए हैं और जो है धूल चाट ली। हाल के दिनों में सीता सोरेन जी दुमका लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार थी। उनका जो है क्या हक हुआ आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई सामी नहीं है झारखंड में। झारखंड अलग राज्य भी आदरणीय शिबू सोरेन जी ने कराया, और आज जिस प्रकार आम जनों का विकास माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया जा रहा है, अब हमारी जोड़ी जो है झारखंड में कोई दल नहीं है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है सरोज जी, झारखंड को सरोज जी आप जेएमएम का पक्ष रख रहे हैं। जाहिर तौर पर हेमंत सोरेन का जो नेतृत्व है, उनका जो काम है, उनके पिता जो देकर गए हैं झारखंड को, उसको कभी कोई भुला नहीं सकता। जाहिर तौर पर मैं मानती हूं एक मजबूती, एक नेतृत्व है, लेकिन क्या चंपई सोरेन को आप कम आंकेंगे? क्या उनकी पकड़ उनके क्षेत्र में नहीं है? क्या वो एक, देखिए बहुत प्रभाव इसलिए पड़ेगा क्योंकि जब एक दिग्गज, एक चेहरा चले जाएगा, और फिर ये भी सोचिए ना कि हेमंत सोरेन नहीं थे तो कमान तो वही संभाल रहे थे, और यदि वो चले गए हैं और फिर किसी दूसरे दल में चले गए हैं तो जाहिर तौर पर नंबर ऑफ सीट्स में फेरबदल क्यों नहीं होगा? आप ये भी तो देखिए। तो सिर्फ ये सोच के बात ना रखी जाए कि हम क्योंकि जेएमएम का पक्ष रख रहे हैं तो हम सिर्फ अपनी पार्टी को बहुत प्लस बताएंगे। ईमानदारी से यदि सोचने की जरूरत है। आपको नहीं लगता कि चुनौती है? मानना पड़ेगा, सब कुछ तो 100% नहीं मिल जाएगा। जी ऐसा है, इसके पूर्व भी सूरज मंडल बहुत कदावर नेता थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के, लेकिन जब वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ के चले गए, उसके बाद उनका क्या हश्र हुआ, वो हाशिए पर चले गए। अभी सीता सोरेन जी कम कदावर नेता नहीं थी झारखंड मुक्ति मोर्चा की, लेकिन जब वो झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चली गई तो उनका क्या हश्र हुआ देख लिया। और ऐसा ही चंपईदा का भी होने जा रहा है। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपको पहले ही पता चल गया है, वोट डल गए हैं, पूरी अपडेट आ गई है, सब पता है कहाँ किसके वोट गए हैं। इतने दावे के साथ कह रहे हैं कि उनका भी यही हश्र होगा। मतलब सॉरी, मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये तो वो वाली बात हो गई जो पहले कहा जाता है ना कि वो तो 100% हार ही जाएंगे। मैं बार बार कह रही हूँ ऐसा मत सोचिए। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि हेमंत सोरेन कम पड़ जाएंगे, लेकिन आप उनको कम क्यों आंक रहे हैं? ऐसे थोड़ी होता है कि पार्टी का पक्ष रखेंगे तो हम 100% लेकर आ रहे हैं। ये तो वो वाली बात हो गई कि अभी भारतीय जनता पार्टी कह दे हम तो पूरी 10 के 10 उपचुनाव जीत रहे हैं, तो फिर सर ये तो अतिशयोक्ति हो जाएगी। ऐसा थोड़ी होता है जी। आप जी भी कह रहे हैं और मान भी नहीं रहे हैं। बहुत ज्यादा से ज्यादा चंपईदा का प्रभाव पड़ेगा तो एक उनका विधानसभा सीट पर पड़ेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि रिजल्ट के बाद फिर आप हमसे बात। हाँ बिल्कुल सर, मैं तो रिजल्ट के बाद के रिजल्ट वाले दिन जुड़ूंगी और आपको जरूर जोड़ूंगी, और उस दिन मैं देखूंगी कि नंबर ऑफ सीट्स में कितना फेरबदल हुआ, और मैं कहूंगी फिर देखिए किसकी भविष्यवाणी, किसके दावे सही होते हैं। अब आप अभी कह रहे थे कि कुछ नहीं होगा, अब कह रहे हैं एक विधानसभा सीट पे फर्क पड़ सकता है। वो आप तो कह रहे हैं वो अपनी भी हार जाएंगे, तो ये तो मुझे लग रहा है बड़ा दावा हो गया। इसके लिए तो मुझे अब नतीजों के दिन का इंतजार करना पड़ेगा। खैर, समय बड़ी रफ्तार से बढ़ रहा है, वापस आऊंगी आपके पास। इंदुकांत जी सुन पा रहे हैं?
जी सुन पा रहा हूं। पूरा इंक्लूड करके एक छोटा सा सवाल करूं तो यही है कि इलेक्शन कमीशन ने तारीखों का ऐलान किया है। ओवरऑल देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण महाराष्ट्र और झारखंड है, क्योंकि सभी पूरी सीटों पर यहां पर इलेक्शन है। बाकी जो उपचुनाव है जिसमें उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, केरल है, लेकिन उत्तर प्रदेश को थोड़ा सा इसलिए ज्यादा काउंट करना पड़ेगा क्योंकि 10 सीटें हैं, सबसे ज्यादा सीटें अभी उपचुनाव की यहीं पर हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो चुनावी घमासान किस तरह से देख पा रहे हैं? जी राखी जी नमस्कार, हमारे जितने को पैनलिस्ट उनको भी मेरा नमस्कार। देखिए, आज जिस तरह से चुनाव आयोग ने चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की है और अभी हाल में जो 2 राज्यों के चुनाव परिणाम आए, जम्मू कश्मीर और हरियाणा, उसके परिप्रेक्ष्य में इन चुनावों का बहुत महत्व हो गया है। और खास तौर से जो दंगल है उसका पूरा स्वरूप, परिवेश काफी हद तक बदल गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद राखी जी बिल्कुल एक ऐसा माहौल था कि कांग्रेस का बहुत तेजी में एक रिकवरी हो रही है और वो काफी अच्छे फाइट में है सभी राज्यों में। और खास तौर से ये जो इस साल 5 राज्यों में मुख्य रूप से होने वाले थे विधानसभा चुनाव, इसमें कांग्रेस का काफी इंपॉर्टेंट स्टेक माना जा रहा था। मैं 2-3 इंपॉर्टेंट बातें कहूंगा क्योंकि समय आपके पास कम है। देखिए, जम्मू कश्मीर में जो अभी भाजपा ने आरोप लगाया कि इनको दूसरे के सहारे की जरूरत होती है और दूसरे के सहारे के बल पर ही जो इनको जीत मिलती, थोड़ी सफलता मिलती, उसको अपनी सफलता बनाकर अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश की जाती है। जम्मू कश्मीर के परिणाम आए हैं। इसके पहले 2014 में वहां चुनाव हुए थे राखी जी, मैं कवर करने भी गया था। 2014 में लगभग 15 सीटें मिली थी विधानसभा में और उस समय वहां पे हुआ करता था 87 सीटें। और अभी 90 सदस्यीय विधानसभा में उन्होंने चुनाव लड़े हैं 36 सीटों पे और 6 सीटों पे कांग्रेस जीती है सिर्फ। खास तौर से बहुत महत्वपूर्ण है कि पूरा जो जम्मू रीजन है जिसमें हिंदू बाहुल क्षेत्र माना जाता है, उस हिंदू बाहुल क्षेत्र में उनका सफाया लगभग हो गया है और कश्मीर के क्षेत्र में ही कुछ सीटें उन्होंने जीती हैं। और उनके जो दूसरे बड़े पार्टनर थे एनसी, उन्होंने 52 सीटें लड़कर के 43 सीटें जीती हैं। आप देखिए स्ट्राइक रेट। और हरियाणा में तो आपने देखा कि पूरा माहौल था कि कांग्रेस जीतेगी, लेकिन वो सत्ता में नहीं आ पाए। सिर्फ जो अभी आकलन उनके खुद के सहयोगी, चाहे वो शिवसेना हो, उन्होंने कमेंट किया, चाहे आप पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी, सभी ने क्या कहा, उनका जो एक अभिमान था, गर्व था, गुरूर था कि हम अकेले जीत लेंगे। अदरवाइज अगर वो सबको साथ लेकर चलते तो मुश्किल से 1.5 लाख 2 लाख वोटों के अंतर से वहां सरकार बना लिया भाजपा ने, जहां बिल्कुल एक दीवार पर लिखी इबारत जैसी बातें साफ थी पिछले 6 महीने से कि वहां पे, इसीलिए आपने देखा कि नेतृत्व परिवर्तन किया भाजपा ने। तो वहां पे कांग्रेस जीतना तय लग रहा था, लेकिन सिर्फ हुडा अपने ही लोगों के साथ, शैलजा के साथ किस तरह का व्यवहार और अपने साथी जो थे उनको छोड़ने का क्या परिणाम हुआ। अब आते हैं जो चुनाव होने वाले हैं। देखिए, अभी झारखंड की बात करते सरोज जी, मैंने झारखंड में 13 वर्ष काम किया राखी जी। जिस तरह से इन्होंने कहा अभी कि चंपई जी का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, आपने इतनी बार टोका भी, तब भी वो मानने को तैयार नहीं है। आप देखें कि पूरी स्थितियां जब जेएमएम के पक्ष में थी, भाजपा के जो मुख्यमंत्री थे रघुवर दास जी, वो अपने टर्फ पे अपने ही आदमी, अपने ही कैबिनेट मंत्री सरयू राय से भिड़ गए। अपने आजसू के साथ जो सहयोगी थे पुराने, उनके साथ समझौता नहीं कर पाया चुनाव पूर्व, तब भी वो 25 सीटें लेकर के आए। बाद में उनकी 26 सीटें हो गई और 30 सीटें थी। इतनी अच्छी स्थिति थी जेएमएम की। उसके बाद अपने ही सरकार में अपने नाम पे जमीन का पट्टा कराने के आरोप और तमाम आरोपों में जेल की यात्रा कर अपनी मुख्यमंत्री को। अब ऐसी स्थिति में जिसको उन्होंने अपनी चॉइस से मुख्यमंत्री बनाया अपने जेल जाने पर, उनके पार्टी से जाने को आप इस तरह से दरकिनार कर दे 2 शब्दों में, ये बिल्कुल हास्यास्पद बात लगती है। इसका इंपैक्ट ये है कि इन 5 राज्यों के चुनाव में जाने के पहले बीजेपी मान के चल रही थी कि सबसे सशक्त लड़ाई वो झारखंड में लड़ने जा रही है। और मैं आपको बता दूं राखी जी, आज महाराष्ट्र और झारखंड की अगर तुलना करें तो सबसे अच्छी लड़ाई भाजपा लड़ने जा रही है झारखंड में। हाँ, लड़ाई कांटे की होगी अगर सिनर्जेटिकली वहां पे इंडिया ने लड़ा। अगर वहां भी अगर अभिमान की लड़ाई कांग्रेस और जेएमएम में हो गई तो बहुत आसानी से वहां बीजेपी सत्ता में वापस आ जाएगी। और जहां तक महाराष्ट्र की बात है, देखिए तमाम भ्रष्टाचारों की भरत जी बात हो रही थी। आपने कहा
हमारे अभी मैं अनीश जी को सुन रहा था कि इतनी हत्याएं हो गई। अरे भाई, अभी 28 दिसंबर अनीश जी 2022 को आपके तत्कालीन गृह मंत्री जेल से वापस बेल पर आए 13 महीने के बाद, और किस आरोप में कि अपने ही पुलिस कमिश्नर ने आरोप लगाया कि मुंबई से 100 करोड़ रुपए महीने वसूली कर देना है। तो इस तरह के भ्रष्टाचारों के बाद अब आपको देखिए, जो लोकसभा में सफलता मिली थी, आप उसको अगर भुना लेते उसी रूप में इन विधानसभा में, क्योंकि इसी विधानसभा चुनाव में राकेश जी ये तय होगा, ये बिल्कुल ठीक कर रहे थे भरत जी और अनीश जी, मैं सहमत हूं कि वास्तविक एनसीपी कौन है और वास्तविक शिवसेना कौन है, इसी विधानसभा में तय होगा। क्योंकि मुख्यमंत्री के पद से एकनाथ शिंदे ने उनको बाहर किया विद्रोह करके, और ये वास्तव में एक स्वाभिमान की और अस्तित्व की लड़ाई होगी इन पार्टियों के लिए। लेकिन जिस तरह से हरियाणा चुनाव का एक प्रभाव पड़ा है पूरे देश के राजनीतिक माहौल पे, उसका पूरा प्रभाव महाराष्ट्र, झारखंड और ये इन उपचुनाव में भी पड़ने की संभावना है। अब देखने की बात यह है कि अगर पूरी सिनर्जी के साथ एकजुट होकर के इंडिया ने अच्छा मुकाबला दिया तो दोनों राज्यों और उपचुनाव में अच्छा मुकाबला देखने को देश को मिलेगा। अदरवाइज बीजेपी के लिए काफी चीजें 2024 के लोकसभा के बाद बदल चुकी हैं। ठीक है भरत जी, आपके पास आऊंगी, एक प्रतिक्रिया और छोटी सी आ जाए, उसके बाद आप लोग जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं आपको समय दूंगी मैं। आरपी श्रीवास्तव जी, थोड़ा सा इसी बात को आगे बढ़ा रही हूँ। जिस तरीके से महाराष्ट्र और झारखंड को मुख्य रूप से लेकर चल रहे हैं, यहाँ पर उपचुनाव भी है, उत्तर प्रदेश भी है, सबसे ज्यादा सीटें उपचुनाव की उत्तर प्रदेश की हैं। मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो जो स्थितियां परिस्थितियां वर्तमान में है, और हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं कि जब हरियाणा और जम्मू की बात करते थे कि यहाँ के जो नतीजे होंगे वो बहुत हद तक प्रभाव डालेंगे, तो क्या माना जाए कि जो रिजल्ट आया है, एक तरफ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी है तो दूसरी तरफ गठबंधन में कांग्रेस आई है, लेकिन जो बाकी महाराष्ट्र की सियासत है, झारखंड की सियासत है, उत्तर प्रदेश के 10 उपचुनाव है, क्या यहाँ पे भी फेरबदल होगा या भारतीय जनता पार्टी एक लीड करती हुई दिखती? मैं थोड़ा इन दोनों इनसे अलग थोड़ी एक बात कर रहा हूँ। हाँ। जो पिछले लोकसभा चुनाव के परिणाम आए महाराष्ट्र में, झारखंड में या फिर हरियाणा में, इन अगर सबको उठा करके देखिए तो निश्चित रूप से वहाँ भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ। ये रही विधानसभा चुनाव की बात। अब आप यहाँ पर देखिए जा, एक तरफ महाविकास अघाड़ी है, दूसरी तरफ जो है महायुति है, दोनों के बीच में यहाँ पर चुनाव होगा। और पिछले जब लोकसभा चुनाव की तरफ आप जाएंगे तो इन लोगों को काफ़ी यहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ा। लेकिन अब एक कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जगह जगह पर, देखिए क्षेत्रीय मुद्दे भी होते हैं। आपने देखा होगा कि वहाँ पर अभी जैसे लाडली बहना योजना है, तुरंत लागू की गई, बहुत सारे महिला मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास किया, जिसकी सरकार रहती वही करती है। अभी हम कल देख रहे थे झारखंड में जो है क्या है वहाँ पर एक जो है योजना है महिलाओं के लेकर के, उसमें 2500 तक देने का वादा कर लिया। अब आप ये समझिए कि किस तरह से वोटर को लुभाने का प्रयास हो रहा। तो ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि इस आने वाले चुनाव में किस तरह से उसका परिणाम क्या होगा, विधानसभा में किस तरह का परिणाम होगा। जहाँ जिस पार्टी की सरकार हो पूरा प्रयास करती कि वो रिटेन करे। हरियाणा का जहाँ तक सवाल है, हरियाणा में ठीक है, कांग्रेस को लग रहा था कि शुरू में काफ़ी एज मिल रहा है, लेकिन सवाल है कि वहाँ सरकार किसकी थी हरियाणा में। इसी तरह से आप देखिए जम्मू कश्मीर की तरफ हम जाते हैं, 10 साल से वहाँ पर जो है सरकार नहीं है, और हमको लगता है कि 7 साल के आसपास करीब जो है राष्ट्रपति शासन था। तो उन सारी चीज़ों को देखिए, वहाँ धारा 370 भी थी जिसका लिटमस टेस्ट होना था। सवाल ये नहीं उठता कि कांग्रेस को कितना मिला और भाजपा को कितना मिला। दोनों जगह देखें तो अगर दोनों राज्यों के परिणाम देखें तो 50-50 का परिणाम है। तो ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि इन राज्यों में क्या होगा। जहाँ तक उपचुनाव का सवाल है, आप देखिए उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा के चुनाव बड़े महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी को भी वहाँ पर भी काफ़ी नुकसान हुआ लोकसभा चुनाव में। तो ये चुनौती किसके लिए, जिन राज्यों में जहाँ पर जो दल लोकसभा में लीड कर रहे थे उनको भी एक चुनौती है कि क्या उसी तरह का परिणाम आ पाएगा या कुछ और बदलाव होगा। इस तरह से पूरे हमको लगता है ये जो उपचुनाव है और पूरा 2 राज्यों के चुनाव है, पूरे देश में एक मैंडेट कहीं न कहीं से लगेगा कि किसके पक्ष में कितना समर्थन है। तो ये भी देखना होगा कि एनडीए के पक्ष में कितना जनता है या मतदाता है या फिर इंडिया गठबंधन के। तो ये सब चीज़ें जो देखिए इस चुनाव में बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है। जहाँ तक झारखंड का सवाल है,
वहाँ भी मुकाबला कांटे का होगा। और हेमंत सोरेन ने जिस तरह से 2500 महिलाओं को देने का जो है ये कर दिया, ऐलान कर दिया, और हमको लगता है कि चुनाव के टाइम में दे भी देंगे, क्योंकि इस योजना को पहले लागू कर दिया, तो वहाँ भी कहीं न कहीं प्रभाव पड़ेगा। एक बड़ी चुनौती होगी। जहाँ तक महाराष्ट्र का सवाल है, महाराष्ट्र में इस तरह की लड़की योजना, लाड़की योजना करके लाडली बहना की तरह से, और वहाँ पर भी सरकार जो है, जो चुनाव लेट हुए उसमें इन सारी योजनाओं की घोषणा हुई। तो कहीं न कहीं कोई दल या सारी चीज़ें एक तरह से आप समझिए ऐसे फ्री बीज तो नहीं करते कह सकते, क्योंकि एक तरह से लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनको ज़मीनी स्तर पर उन लोगों को दी जा रही है जिनको ज़रूरत है। लेकिन फिलहाल जहाँ तक वोट बैंक की बात है, जहाँ मतदाताओं को प्रभावित करने की बात है, इन राज्यों में लगता है इनका प्रभाव देखने को मिलेगा। और आने वाले समय में जो चुनाव है, चाहे ये जो है आपका उपचुनाव है कई 14 राज्यों में, और 2 राज्यों के चुनाव, ये जो है आने वाली राजनीति की दिशा और दशा तय करेंगे, ये ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल ठीक है। भरत जी कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिएगा जल्दी से। नहीं, मैं इंदु जी के कुछ बातों पे मुझे ऐतराज नहीं कहूंगा, लेकिन सुधार दूं मैं। देखिए इंदु जी, क्या था ना कि होम मिनिस्टर जब जेल में गए थे तो किस परिस्थिति में जेल गए थे और कैसे गए थे ये आप भी जानते हैं, और बार बार इस पे हमारी और आपकी चर्चा हुई है। उनको झूठे केस में फंसाया गया, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण वो हाई कोर्ट, और उसके बाद में आपको सुप्रीम कोर्ट तक मामला जब गया तो वहां पे लताड़ मिली, सरकार को भी मिली जो सरकार अभी चल रही है, और उसके बाद वहां पे पुलिस, ईडी और सीबीआई तीनों को लताड़ा गया है। और उसके बाद आप समझ सकते हैं कि वो आदमी आज बाहर है। अगर वो गलत होते तो मुझे लगता है कि उनको बेल नहीं मिलता है, एक चीज। और दूसरा चीज, आपने करप्शन की बात की, तो सबसे ज्यादा ये 2 साल में जो करप्शन, ये जो महायुति में बैठे हुए लोग हैं, सबसे ज्यादा करप्शन तो इन्होंने किया है। एक करप्शन आप देखिए, चाहे वो सड़क से लेके सड़क का करप्शन हो, सड़क बनाने का घोटाला हो, चाहे वो बीएमसी का घोटाला हो, चाहे आप देखिए ना लाडली बहन योजना में, उसमें कितना बड़ा घोटाला है, 2 लाख करोड़ तो हम लोग कर्जे में आ गए हैं। ये सारी चीजें हैं। और सबसे बड़ा एक चीज आपको बता दूं राखी जी, 1 महीना भी नहीं हुआ है, 10 सीटों पे यहाँ पे सीनेट का चुनाव हुआ था। उस 10 सीटों को बैलेट पेपर पे चुनाव हुआ था। एक सीट भी ना महायुति के, ना भाजपा को मिली, ना शिंदे को मिली, ना अजित पवार की मिली। 10 की 10 सीट जो है वो जो है उद्धव जी की यूबीटी गुट को मिला। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक तो बैलेट पेपर हम लोग बार बार क्यों मांग कर रहे हैं कि बैलेट पे चुनाव हो। बैलेट पे चुनाव यहाँ पे 10 सीट पे हुआ, और 10 की 10 सीट हम जीतते हैं, एक चीज। और दूसरी चीज, यहाँ के युवाओं से ये चुनाव जो होता है सीनेट का, वो कॉलेज के विद्यार्थी देते, उससे ये पता चलता है कि युवाओं में कितना गुस्सा है, कितना रोष है, क्योंकि उनको नौकरी नहीं मिल रही है। पढ़ के वो बाहर आ रहे हैं तो अपना बायोडेटा लेके जो है वो दफ्तर घूम रहे हैं। तो क्या ऐसे युवा बेरोजगार जो है ये भाजपा और शिंदे को देंगे क्या वोट? ये 1500 रुपया और टोल माफी कर देना, 1 महीने बचा है चुनाव को, तो ये सब जानते हैं कि ये जो है लुभावना और बहकाने वाला काम है। और ये जो है ना, इसके बाद तो ये बंद कर देंगे, फिर कुछ मिलने वाला नहीं है। और शिंदे घबराए हुए हैं। देखिए मैं जानता हूं, अनिल जी ने सही कहा कि 13 सांसद उनके साथ जब गए थे तो 9 चुन के आए ना, बाकी लोग तो हार गए। हम तो 1 पे थे, कांग्रेस पार्टी 1 सांसद था, और आज हम 14 पे है, उस पे बात नहीं होती है। हरियाणा हम हार गए, उस पे बात होती है इंदु जी। लेकिन हम जो है जम्मू कश्मीर जीते, उस पे बात नहीं होती है। 90 सीट वहां पे भी थी ना राखी जी, 90 सीट तो यहाँ पे भी थी। हमारा स्ट्राइक रेट देख लीजिए, हम कितना ऐसा मिला के। क्यों लग रहा है कि कांग्रेस को सब लोग ऐसे नीचे दिखाने की बात कर रहे हैं? ऐसा तो किसी ने नहीं कहा। पूरी चर्चा में हमने तो जिक्र किया कि हरियाणा में बीजेपी है, तो जम्मू में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस। नहीं राखी जी, मैं बहुत सारे चैनलों पे बैठता हूँ, आपके भी चैनल पे बैठा हूँ, तो देखिए हमेशा हरियाणा की बात होती है, लेकिन जम्मू कश्मीर की हम निकालेंगे। सर, आप मेरी चर्चा में मुझे लगता है पहली बार बैठे हैं जहां जम्मू की बात आपको ऐसा लग रहा है। बाकी पैनलिस्ट भी मेरे साथ चर्चा में बैठते, पूछिए उनसे वो हरियाणा और जम्मू की चर्चा में थे कि नहीं थे। भाजपा के पाठक जी से पूछिए कि पाठक जी आप इतना क्यों इतरा रहे हैं
क्या बात है जो नहीं बता रहे हैं? अरे जम्मू कश्मीर में बताइए ना। बता दीजिए, समय हो रहा है भाई, क्यों इतरा रहे हैं आप इतना? सर मैंने पास कर दिया आपकी बात को, समय हो रहा है। 370 धारा का जो ढिढोरा पीटे थे, 370 वहां पे तो दीजिए, बताने तो दीजिए कि बीजेपी इतना क्यों इतरा रही है, ऐसे पूछूंगी मैं भी उनसे। जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी 29 सीटें जीत करके आई, कांग्रेस 6 सीटें जीत करके आई। यही फर्क है। और हम गठबंधन की बात करिए, हम गठबंधन में लड़ रहे हैं, हम गठबंधन में लड़ रहे हैं भाई। आप जब गठबंधन में लड़ते हैं तो बोलते हैं कि हम अकेले जीते, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम हमारे साथियों के साथ लड़े और जीते। जवाब तो देने दीजिए। कश्मीर के अंदर हम अकेले चुनाव लड़े थे, गठबंधन में चुनाव आप लड़े थे। जम्मू कश्मीर में हम अकेले चुनाव लड़े और 29 सीटें जीत के आए, और गठबंधन में लड़े 9 सीटें जीत के। हम गठबंधन में लड़े थे पाठक जी, फिर से बता दूं आपको कि हम गठबंधन में लड़े और गठबंधन में हम जीते और सरकार भी बनाए, और महाराष्ट्र में भी हम गठबंधन में लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे, जीतेंगे भी। वही किसान जवान, जिस किसान को आपने फर्जी खड़ा किया उसको 1600 वोट मिले। जिस किसान के 99% बैटरी क्या हुआ? 99% बैटरी कैसे चार्ज हो गई? 99% बैटरी चार्ज कैसे हो गई? ईवीएम पे आ रहे हैं, मेरी चर्चा और लंबी हो जाएगी यदि ईवीएम पे आ गए तो फिर थोड़ी देर में बैलेट पेपर पे आ जाएंगे, फिर पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। एक हफ्ते तक कोई 99% बैटरी चार्ज होती है क्या? आप मुझे राखी जी बताइए, ये पाठक जी की पार्टी में 99 बैटरी चार्ज होती है। पाठक जी की पार्टी जो है ना, वही 99% बैटरी चार्ज करती है। तभी तो वो दावा करते हैं 400 पार का। अभी देखिए, अभी शुक्र करिए 288 पूरी की दावा नहीं हो रहा महाराष्ट्र में। मुझे तो लग रहा था कोई ये भी ना कह दे कि हम झारखंड में पूरी 81 ले आए, कोई कह दे हम 288 ले जाएंगे, पता नहीं ऐसी भी बातें ना होने लगे। आने दीजिए डेट्स तो आने, कोई भरोसा नहीं है ना। नहीं 288 नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि 288 सीट जीत के आएंगे। अभी जेएमएम तो देखिए उन्होंने तो कह ही दिया, चंपई सोरेन जी को गिन ही नहीं रहे वो तो ऐसे भी दावे आएंगे धीरे धीरे। ठीक है, चलिए हम लोग कह रहे हैं कि 288 सीट हम नहीं जीतेंगे, लेकिन 170 से 180 सीट महाराष्ट्र में हम चुनाव में जीत के आएंगे और अपनी अच्छी खासी सरकार बनाएंगे। समय यही ले रहे हैं राखी जी। जहां तक झारखंड की बात है, झारखंड के अंदर इन्होंने जिस तरह से आदिवासियों के साथ छल किया, आदिवासियों की पूरी टेरिटरी बदल दी। कांग्रेस और झारखंड की सरकार ने मिलकर के जिस तरह से बांग्लादेशियों को वहां बसाया, और बसाया ही नहीं, प्री प्लान करके वहां पे जिस तरह से उनको ले आए। और 4 डिस्ट्रिक्ट जो लगे हुए हैं झारखंड के, वहां बॉर्डर से, बांग्लादेश बॉर्डर से जो काम इन्होंने किया, वहां झारखंड में आदिवासियों के अंदर सबसे ज्यादा गुस्सा है। इनकी पूरी सरकार उखाड़ के फेंकने के लिए तैयार है। क्योंकि समय की सीमा है, सरोज जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा। अजय जी रोक रही हूँ प्लीज। यार वहां झारखंड की जनता, अजय, हाँ सरोज जी देख रहे हैं। अभी मैडम शेख हसीना जी को ये फिल्म रखे हुए थे। हमारे झारखंड के गुड्डा में जो है बिजली का प्लांट लगाए हुए हैं ये लोग। ये पूर्व की भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा लगाया गया था, जबकि शर्त ये था कि 25% जो है बिजली झारखंड को दिया जाएगा। लेकिन आज जो है अडानी का पावर प्लांट 100% बिजली बांग्लादेश को सप्लाई कर रही है। और जब 18 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में रही तो उस समय इन लोगों को बांग्लादेशी नजर नहीं आए। ये जो है इनका एक मनगढ़ंत कहानी है कि जो चुनाव के समय हिंदू मुसलमान बांग्लादेश और पाकिस्तान की राजनीति करना चाहते हैं। ये जनता इस बार इनको सबक सिखा देगी। ये दहाई के आंकड़ा भी भारतीय जनता पार्टी झारखंड में पार नहीं करेगी। ये देखिए दावे आने शुरू हो गए अभी से, और मुझे लग रहा है बड़ा रोचक हो जाएगा जिस दिन काउंटिंग होगी, बहुत दिलचस्प होगा। अनिश जी आप भी जल्दी से अपनी बात रख लीजिए। धन्यवाद। अभी हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के भाई ने जो कहा बहुत सही कहा। अभी जैसे जैसे इलेक्शंस नजदीक आएंगे, ये गांव के सरपंच के इलेक्शंस में भी पाकिस्तान को लेके आएंगे, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने शुरुआत में कहा कि कांग्रेस परपोषी या पर ऐसा कुछ तो उन्होंने कहा, ऐसी पार्टी है। सबसे पहली बात, भारतीय जनता पक्ष को ऐसा कोई हक नहीं है। जहां जहां पे भारतीय जनता पक्ष कमजोर होता है वहां पे सहयोगी पार्टियों के साथ ही आगे बढ़ते हैं और बाद में उनको फेंक देते हैं बाजू में। आज हरियाणा में देखो ना, उनकी जो सहयोगी पार्टियां है वो कहां पे और भारतीय जनता पक्ष कहां पे है। महाराष्ट्र में भी यही हुआ। आज महाराष्ट्र की जनता अच्छे से जानती है कि यहाँ की स्थानिक
जो भूमिपुत्र बोलते हैं हम जिसे, वो पार्टियां कौन सी है जो राष्ट्रवादी कांग्रेस या फिर शिवसेना जैसी पार्टियों को ये खत्म करने जा रहे हैं। तो इसीलिए महाराष्ट्र की जनता ने इनको सबक सिखाया है और 23 से 9 पे लेके आगे आने वाली चुनाव में महाराष्ट्र की जनता इनके 105 को 55 के अंदर लेके आएगी, यह हमें विश्वास है, क्योंकि हम परिस्थिति देख रहे हैं। चलिए, क्योंकि समय भी हो गया है अब, क्योंकि तारीखों का ऐलान हो गया है, चलिए चुनाव प्रचार में तो भी बहुत सारे दावे, मुद्दे, बातें आएंगी, कौन किस पर भारी पड़ रहा है, किस तरफ हवा चल रही है, वो भी चीजें आएंगी और फिर लगातार चर्चा में तो हम और आप जुड़ते ही रहेंगे। फिलहाल समय हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर इलेक्शन कमीशन का ऐलान, चुनावी घमासान बिल्कुल होगा। महाराष्ट्र और झारखंड बेहद महत्वपूर्ण, पूरी सीटों पर विधानसभा चुनाव है। और बाकी जिस तरह से मैंने कहा कि ओवरऑल कंक्लूड करें तो आपको बता दें कि 15 राज्य 417 सीटें महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव है, ऐसी मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, सभी जगह आप चले जाइए तो उपचुनाव भी होने हैं। तो कहां किसकी नंबर ऑफ सीट्स आ रही हैं और आगे का क्या सिनेरियो बनता है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।